हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका पहला टॉपिक हम कवर कर चुके थे जो कि था वेरियस टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की सेल सिग्नलिंग पे बेस्ड है, दैट इज़ एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो उसी को हमें इस पूरे चैप्टर में समझना है। जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे जुड़े हुए डिसऑर्डर्स हम लोग देखेंगे। आज हम शुरू करते हैं विथ एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि क्या? सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कई सारी दूसरी चीज़ों को मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पे भी एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे बॉडी के जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सब मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने से पहले, उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो समझने से पहले, उनका इफेक्ट समझने से पहले, हम एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम समझ लेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए, ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, ये जो टर्म्स है ये आप पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा बहुत ब्रीफ में ही रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये मैं एक सेल बना रही हूँ जो कि रहेगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करेगा। और ये रहेगा हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अब देखो, जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये प्रोड्यूसर सेल है, ये कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। अब इसका जो टारगेट सेल होने वाला है, यानी ये सेक्रीशन जाके जिस दूसरे सेल को बाइंड करेगा, वो टारगेट सेल इस प्रोड्यूसर सेल के काफ़ी नज़दीक सिचुएटेड होता है। मतलब इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, ये काफ़ी पास पास लोकेटेड होती है। पहली चीज़, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा अपने टारगेट सेल्स के पास होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये अपने टारगेट सेल को कनेक्टेड होता है विथ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डक्ट। तो अब इससे होता क्या है कि अगर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये सिक्रीशन कुछ भी हो सकता है पर हार्मोन नहीं होगा, हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो भी सिक्रीशन होगा ये यहाँ से निकल के टारगेट सेल तक जाएगा इसी डक्ट के थ्रू, यानी बहुत ही इजी हो जाता है इस सेक्रीशन के लिए अपने टारगेट सेल के सरफेस पे जाके बाइंड करना। सो ये एक चीज़ है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने टारगेट सेल से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है। कल के क्लास में भी हमने देखा था कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने टारगेट सेल्स से काफ़ी दूर होता है। सो ये दूर तो होता है, बट दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ऐसा कोई डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास ऐसा कोई डक्ट नहीं है जो कि सीधा उनके टारगेट सेल्स तक जाता हो। तो इसकी वजह से ये होता है कि इनको अपने टारगेट सेल तक अपना सेक्रीशन पहुँचाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है इनके पास। तो अब ये क्या करते हैं, देखो कोई डक्ट तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेल से यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट सेल तक नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसा टिश्यू है हमारे बॉडी में जो हर एक सेल्स के कांटेक्ट में आता है और वो है ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये करते हैं कि इनके आसपास जो भी ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है ये उस ब्लड वेसल में अपना जो हार्मोन है वो सेक्रीट कर देते हैं। तो अब इनका जो हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करे वो सीधा क्या करेंगे, आसपास के किसी ब्लड वेसल में इसको पोर कर देंगे। तो अब
ये ब्लड जाएगा टारगेट सेल तक, लेकिन क्या सीधे जाएगा? नहीं, टारगेट सेल पे जाने से पहले ये बॉडी में और भी कई सारे सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है वो सीधा तो टारगेट सेल तक जाएगा नहीं। टारगेट सेल के पास जाने से पहले कई सारे और सेल्स के कांटेक्ट में आएगा और अल्टीमेटली फिर जाके टारगेट सेल से भी जुड़ेगा। सो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा हार्मोन है ये टारगेट सेल के पास पहुंचने से पहले बॉडी में दूसरे कई सारे सेल्स के कांटेक्ट में आ चुका होता है, लेकिन फिर भी ये किसी दूसरे बॉडी सेल को बाइंड नहीं करेगा। ये भले ही दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आएगा बिफोर रीचिंग द टारगेट सेल, बट उन्हें बाइंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ इसके टारगेट सेल के पास ही होते हैं, ये कहीं और नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट सेल को ही बाइंड करेंगे, उसके अलावा किसी दूसरे सेल को ये बाइंड नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है हॉर्मोन्स की। ठीक है। सो जैसे कि FSH ले लो आप। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इसका जो टारगेट सेल है वो है ओवरी, ओवेरियन सेल। तो FSH बॉडी में किसी भी और सेल को बाइंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी को बाइंड करेगा, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स है वो सिर्फ ओवरी के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। सो ये था एक बेसिक आइडिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे आज हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में क्या क्या सीखा, इनके बारे में क्या क्या जाना। कि पहली चीज़ ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ये पहली चीज़। उसके बाद ये अपने टारगेट सेल से काफ़ी दूर लोकेटेड होते हैं। सो दीज आर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम देयर टारगेट सेल्स, अपने टारगेट सेल्स से ये काफ़ी दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये अपना सेक्रीशन जो है वो सीधा ब्लड में पोर करते हैं। पहली चीज़ तो इनका सेक्रीशन होता क्या है? हार्मोन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हार्मोन ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, या दूसरे बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि स्वेट हो गया, सीबम हो गया, टीयर्स हो गए, ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रीशंस हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये सीधा अपना जो सेक्रेशन है वो ब्लड में पोर करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता जो कि सीधा टारगेट सेल तक पहुंचे। सो दे पोर देयर सेक्रेशन इन ब्लड। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स। जो आज का अगला टॉपिक है हमारा वो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे हम। तो देखिए हार्मोन की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई भी हार्मोन वो सिर्फ अपने टारगेट सेल को ही बाइंड करेगा, उसको छोड़ के ये किसी दूसरे सेल को बाइंड नहीं करेगा। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक, हार्मोन्स काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी चीज़, हॉर्मोन्स कैन बी ईदर स्टिम्युलेटरी और इनहिबिटरी। ये या तो स्टिम्युलेटरी हो गए या तो इनहिबिटरी हो गए, यानी कि अगर कोई हार्मोन अपने टारगेट सेल पे बाइंड करता है तो टारगेट सेल पे बाइंड करने के बाद या तो ये इस सेल को स्टिमुलेट करेगा टू डू सम एक्टिविटी, या फिर ये सेल पहले से ही शायद कोई एक्शन में होगा, कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, तो ये हार्मोन आएगा और इसको सिग्नल देगा वो एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए, यानी इनहिबिशन करेगा। सो हार्मोन्स या तो स्टिमुलेटरी हो सकते हैं या तो इनहिबिटरी हो सकते हैं। सो दे कैन ईदर बी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। तो ये देखिए सोमेटोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और इसका जो टारगेट सेल है, इसका टारगेट सेल होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो अगर यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी के पास जीएचआरएच, तो ये क्या करता है, जीएचआरएच पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो जीएचआरएच हैज़ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी। ठीक है, जब तक ग्रोथ हार्मोन चाहिए होगा जीएचआरएच जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और इन टर्न पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, यानी जब आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ वहाँ पे अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट हो चुकी है। सो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये GHIH जब जाएगा पिट्यूटरी के पास, ये पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देगा, यानी यहाँ से जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ हो रहा है वो अब बंद हो जाएगा। सो ये ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन करेगा। तो आप देख रहे हो GHRH का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ऑन पिट्यूटरी एंड GHIH का इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑन पिट्यूटरी। सो इस तरीके से कोई हार्मोन का स्टिमुलेटरी इफेक्ट हो सकता है या फिर उसका इनहिबिटरी इफेक्ट हो सकता है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस हार्मोन्स कैन बी ईदर स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब तीसरी प्रॉपर्टी हार्मोन्स की ये है कि एक बार जब उनका काम हो जाता है, जैसे GHRH का काम क्या था, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। तो ये गया पिट्यूटरी के पास, रिसेप्टार्स पे बाइंड किया, पिट्यूटरी ने स्टार्ट कर दिया ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब GHRH का काम हो गया ख़त्म। तो एक बार किसी हार्मोन का अगर काम ख़त्म हो जाता है तो वो फिर मेटाबोलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज यानी फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे GHRH बाइंड किया हुआ था, इसने स्टिमुलेट कर दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ये GHRH यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ताकि ये जो रिसेप्टर है वो वापस से खाली हो सके। ठीक है, सो वंस देयर फंक्शन इज डन द हार्मोन्स आर मेटाबोलाइज्ड, यानी वो डिग्रेड कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो दे आर मेटाबोलाइज्ड आफ्टर फंक्शन। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो रिसेप्टर फिर से खाली हो सके, एम्प्टी हो सके, ताकि नेक्स्ट टाइम वहाँ पे सिग्नल पहुँचाना है, फिर से उस हार्मोन को बाइंड करवाना है, तो वो करवाया जा सके। मेटाबोलाइज्ड आफ्टर फंक्शन। इनकी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, ये नैनोग्राम्स में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो दे आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटी, required in low concentration, या फिर ऐसा कह सकते हो कि कम कॉन्सेंट्रेशन में ही ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। रिक्वायर्ड की जगह हम यहाँ पे इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर वो कम कॉन्सेंट्रेशन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो दे आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो ये थे हार्मोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमने ये दो टॉपिक्स ही देखे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड हार्मोन्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कवर किए हैं। आगे के लेक्चर्स के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।